हेलो एवरीवन, उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम एक नई सीरीज़ को चालू कर रहे हैं जो हमारे पहले सीरीज होगा सामान्य ज्ञान का हम बात करेंगे। और इसमें 40 महत्वपूर्ण प्रश्न हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी इंक्लूड किया है और अपने से कुछ क्वेश्चन को मैंने बनाया है, ठीक है। और अगर बात करें ये किस एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, चाहे यूपी हो, चाहे यूपी पुलिस कांस्टेबल हो, चाहे रेडियो ऑपरेटर हो, या हम बात करें दिल्ली पुलिस हो, फॉरेस्ट गार्ड हो, इन सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। तो स्पेशली हम इन 3 एग्ज़ामों को टारगेट कर रहे हैं, यूपी पुलिस कांस्टेबल, रेडियो ऑपरेटर और फॉरेस्ट गार्ड के लिए, ठीक है। तो ये 40 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम फ्रेंड्स अपने पहले क्वेश्चन की बात करें, फिनलैंड की शासकीय मुद्रा क्या है? आप लोग सही, ऑप्शन नंबर ए है डॉलर, ऑप्शन नंबर बी है पाउंड, ऑप्शन नंबर सी है रियाल और ऑप्शन नंबर डी है यूरो। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यूरो। यूरो आपका जो है फिनलैंड की शासकीय मुद्रा है, ठीक है। अगर फिनलैंड की बात करें, फिनलैंड की राजधानी क्या है फ्रेंड्स? हेलेंस्की। फिनलैंड की राजधानी क्या है? हेलेंस्की है, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त अमेरिका का एक राज्य नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है न्यूयॉर्क, ऑप्शन नंबर बी है मिनेसोटा, ऑप्शन नंबर सी है लुइजियाना और ऑप्शन नंबर डी है अटलांटा। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अटलांटा। तो अटलांटा किसकी राजधानी है फ्रेंड्स? ये जॉर्जिया की राजधानी, इसको आप याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। तो अटलांटा जो है न्यूयॉर्क सिटी, मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए का शहर नहीं है। यह किसका शहर है? तो ये है जॉर्जिया का राजधानी यानी जॉर्जिया का शहर है, ठीक है। अटलांटा किसकी शहर है? तो ये जॉर्जिया का। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? लक्षद्वीप के लोग मलयालम के अलावा दूसरी कौन सी भाषा बोलते हैं? ऑप्शन नंबर ए है तमिल, ऑप्शन नंबर बी है मह और ऑप्शन नंबर सी है बंगाली और ऑप्शन नंबर डी है हिंदी। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो मह या माहे के नाम से भी इसे जाना जाता है, ठीक है। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 है शिवाजी के छोटे बेटे का नाम बताइए जो तीसरे छत्रपति थे, ठीक है। शिवाजी के छोटे बेटे के नाम बताइए जो तीसरे छत्रपति थे। तो ऑप्शन नंबर ए है राजा राम, ऑप्शन नंबर बी है संभाजी और ऑप्शन नंबर सी है शाहू और ऑप्शन नंबर डी है बाजीराव। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? राजा राम। ये सबसे छोटे बेटे थे शिवाजी के। और सबसे बड़े बेटे की बात करें तो सबसे बड़े बेटे कौन हो जाएंगे? तो ये हमारे संभाजी हो जाएंगे। शिवाजी के सबसे बड़े बेटे कौन थे? और संभाजी थे। और सबसे छोटे बेटे जो है राजा राम। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है, ठीक है। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 का, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए, जिसमें कितनी महिलाएं शामिल थी? ऑप्शन नंबर ए है आपका, ऑप्शन नंबर ए है 30 और ऑप्शन नंबर बी है 20 और ऑप्शन नंबर सी है आपका 15 और ऑप्शन नंबर डी है आपका 25। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर 15। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण हम जो महिलाएं शामिल थी उनका नाम देख लेते हैं। सरोजनी नायडू हो गई, सुचेता कृपलानी हो गई, विजय लक्ष्मी हो गई, राजकुमारी हो गई और मालती चौधरी हो गई। मालती चौधरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी हैं क्योंकि इन्होंने नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के साथ दिया था, ठीक है। तो उसमें काफ़ी बार रेलवे में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी का साथ किस महिला ने दिया था? तो मालती चौधरी थी, ठीक है। तो सुचेता कृपलानी आप ही जानते हैं कि यूपी की फर्स्ट, मतलब भारत की या यूपी की कह सकते हैं फर्स्ट जो है चीफ मिनिस्टर थी। और जबकि सरोजनी नायडू जो है भारत की फर्स्ट जो है महिला, जो है भारत की फर्स्ट महिला क्या थी? गवर्नर थी। इसको आप याद रखिएगा। और हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं फ्रेंड्स। काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की कल्पना राम प्रसाद बिस्मिल और किसकी थी? ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए है खुदीराम बोस, ऑप्शन नंबर बी है शिवराम राजगुरु और ऑप्शन नंबर सी है अशफाक उल्ला खां और ऑप्शन नंबर डी है यतिनाथ दास। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो और कुछ इसमें से बेसिक फैक्टर जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, घटना ये कब हुई? काकोरी एक्शन प्लान इसे अब कहा जाता है, काकोरी कांड के नाम से नहीं जाना जाता। इसमें यूपी गवर्नमेंट ने भी चेंज कर दिया, तो ये अच्छा नहीं लगता था, ठीक है। तो अब इसे काकोरी एक्शन प्लान के नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स याद रखिएगा, ये घटना जो हुई है ये 9 अगस्त, ठीक है, 9 अगस्त 1925
9 अगस्त 1925 को यह एक्शन हुआ है। ठीक है, अगर हम बात करें इसमें और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये फ्रेंड्स आप जान लीजिए, ये जो ट्रेन थी ना लखनऊ से सहारनपुर जान रही थी, तो वहाँ इन्होंने मतलब राम प्रसाद बिस्मिल जी थे और अशफाक उल्ला खां थे और कई लोग थे, राजन लहड़ी साहब थे और रोशन सिंह जी भी थे, कई लोग थे। तो उन्होंने लूटपाट का जो सिनारियो था वहाँ बनाया था। ठीक है, अगर हम बात करें काफ़ी बार पूछा जा चुका है, अभी हाल ही एनटीपीसी में पूछा गया है कि जो लखनऊ से सहारनपुर की काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट में उस रेलगाड़ी का नाम क्या था। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग भी एक नया क्वेश्चन लग रहा होगा। तो ये फ्रेंड्स था 8 डाउन ट्रेन। ये किस नाम से जाना जाता था? 8 डाउन ट्रेन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगर हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7, बगरू किस राज्य में हाथ की छपाई के लिए प्रसिद्ध केंद्रों में से एक है? ऑप्शन नंबर ए है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर बी है राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी है असम और ऑप्शन नंबर डी है केरल। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जो बगरू है ये हाथ की छपाई के लिए फेमस है और ये राजस्थान में छिपा समुदाय के द्वारा ये कढ़ाई की जाती है, यानी हाथ की छपाई की जाती है। इसको आप याद रखिएगा, राजस्थान में एक छिपा समुदाय है उसके द्वारा जो है बगरू हाथ की छपाई की जाती है। ठीक है, और ये राजस्थान में एक और बहुत प्रसिद्ध हाथ की छपाई का लिए जाना जाता है दाबू हाथ की छपाई। इसको भी आप याद रखिएगा, एसएससी जीडी में पूछा जा चुका है कि दाबू हाथ की छपाई किस राज्य में किस राज्य का प्रसिद्ध केंद्र है? तो राजस्थान का। ठीक है, और बगरू आपको मैंने बता चुका हूँ। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 की, क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इससे एसएससी हो, रेलवे हो, कहीं भी कोई भी वनडे एग्जाम हो, इसमें अभी तक क्वेश्चन इससे बन चुके हैं। ठीक है, अगर हम बात करें संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो जो संयुक्त राष्ट्र के यानी यूएन के महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरस, वो किस देश के प्रधानमंत्री थे? ऑप्शन नंबर है स्पेन, ऑप्शन नंबर बी है पुर्तगाल, ऑप्शन नंबर सी है ब्राज़ील और ऑप्शन नंबर डी है मैक्सिको। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर बी पुर्तगाल। ठीक है, इतना याद रखिएगा 1995 से 2000 के बीच में ये प्रधानमंत्री थे और जो एंटोनियो गुटेरस जी थे ये पुर्तगाल के 1995 से 2000 के बीच में प्रधानमंत्री थे। ठीक है, अगर हम इसके बारे में और डिटेल में बात करें तो फ्रेंड्स अब ये यूएन में महासचिव प्रेजेंट टाइम में हैं 2017 से अब तक जो हैं यूएन के यानी संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन हैं? तो ये एंटोनियो गुटेरस हैं। ठीक है, अगर हम बात करें यूएन के प्रथम महासचिव कौन बने थे तो ये त्रिगवेली साहब थे और ये कहाँ से बिलोंग करते थे? नॉर्वे से बिलोंग करते थे। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको क्लियर हो गया होगा। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 9, उद्घाटन। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। उद्घाटन के बाद लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच भारत और किसके बीच खेला गया एक T20 मैच था? तो देखिए आप लोग यहाँ से दो क्वेश्चन आपका तैयार हो गया। एक इकाना क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है? तो ये लखनऊ में, ये आपको क्लियर हो गया होगा। और इसमें पूछा जा रहा है कि उद्घाटन के बाद जब इकाना स्टेडियम का लखनऊ में उद्घाटन हुआ तो पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच भारत और किसके बीच खेला गया था? जो T20 मैच था। ठीक है, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? वेस्ट इंडीज के मध्य खेला गया था, ये 2018 में खेला गया था। इसको आप याद रखिएगा, ये जो है एसएससी जीडी में अभी हाल ही में पूछा जा चुका है। ठीक है, अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, जो बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए यूपीपी और यूपी रेडियो ऑपरेटर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक ध्वज में 2 रंग होते हैं, एक लाल होता है, एक और कौन सा रंग होता है? ऑप्शन नंबर ए है हरा रंग होता है, ऑप्शन नंबर बी है नीला रंग होता है, ऑप्शन नंबर सी है पीला रंग होता है, ऑप्शन नंबर डी है नारंगी रंग होता है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? नीला रंग। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक जो ध्वज हैं उसमें 2 रंग होते हैं, लाल और नीला। इसको आप याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश पुलिस का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये लगभग बेसिकली सब लोग जानते होंगे, लखनऊ है। और लखनऊ में उस बिल्डिंग को क्या नाम दिया गया है? तो सिग्नेचर बिल्डिंग। इसको आप याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें इसमें एक जैसे दिल्ली पुलिस का कुछ लोगो होता है, वाक्य होता है, ऐसे यूपी पुलिस का क्या वाक्य है? सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। इसको आप याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बात करें उत्तर प्रदेश पुलिस का जो आधिकारिक ध्वज है वो किस दिन मनाया जाता है? इसको आप याद रखिएगा, ध्वज दिवस किस दिन मनाया जाता है उत्तर प्रदेश पुलिस का? तो ये आप याद रखिएगा 23 नवंबर।
ठीक है, इसको आप याद रखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जीएसटी में निम्नलिखित में से किस कर यानी राज्य कर को शामिल किया गया है? ठीक है, किस कर यानी राज्य कर को शामिल किया है, निम्नलिखित में से किस कर को राज्य कर में शामिल किया गया है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा चुंगी, ऑप्शन नंबर बी है संपत्ति कर, और ऑप्शन नंबर डी है आयकर, और ऑप्शन नंबर डी है स्टाम्प शुल्क। तो फ्रेंड्स हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? राज्य कर में क्या शामिल किया गया है? चुंगी शामिल किया गया है। अगर हम बात कर लेते हैं जीएसटी, आप भी जानते होंगे 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ, और इसकी बात करते हैं सेंटर में कौन कौन से कर लगते हैं, तो ये आप याद रखिए, केंद्रीय उत्पाद शुल्क आप नोट डाउन कर लीजिएगा अगर कर सकते हैं तो, और सेकंड की बात करें बिक्री कर हो जाएगा, और थर्ड की बात करें तो सेवा कर हो जाएगा। ये केंद्र के कर हैं, ठीक है, कौन कौन से? केंद्रीय उत्पाद शुल्क, बिक्री कर और सेवा कर। अगर हम बात करें राज्य कर की फ्रेंड्स, तो राज्य कर में कौन सा हो जाएगा? वैट आ जाएगा हमारा। राज्य कर में बात करें वैट आ जाएगा, वैल्यू एडेड टैक्स जिस नाम से जाना जाता है। चुंगी कर भी हमारा कैश में आएगा, राज्य में आएगा। लॉटरी भी हमारा राज्य में आएगा। अगर हम कोई विज्ञापन एडवर्टीजमेंट देते हैं, चाहे किसी भी प्रदेश में या किसी भी, जैसे यूट्यूब देता है एडवर्टीजमेंट, उस पर जो टैक्स लगता है अगर स्टेट वाइज है तो कौन लेगा? तो राज्य लेगा, ठीक है। तो क्या होगा? विज्ञापन कर कौन लेता है? तो ये राज्य कर में शामिल किया गया है। उम्मीद करते हैं आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर फ्रेंड्स हम क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, नियॉन लैम्प का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? ये बहुत ज़्यादा किया गया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर ए है जॉर्जेस क्लाउड, ऑप्शन नंबर बी है सैमुअल कोल्ट, ऑप्शन नंबर सी है मार्टिन कूपर, और ऑप्शन नंबर डी है विलियम कुलेन। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? जॉर्जेस क्लाउड। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह एसएससी में पूछा जा चुका है, और यूपी ट्रिपल फॉरेस्ट गार्ड में भी पूछा जा चुका है, ठीक है। अगर हम बात करें फ्रेंड्स सैमुअल कोल्ट के बारे में, आप लोग थोड़ा सा अगर रिव्यू देना चाहें तो इनका, सैमुअल कोल्ट जानते हैं आप लोग भी, रिवॉल्वर की आविष्कार किसने किया था? सैमुअल कोल्ट जी ने किया था। अगर हम बात करें मार्टिन कूपर, तो इनको आप कौन नहीं जानता, मोबाइल फ़ोन का 1970 में आविष्कार किए थे मार्टिन कूपर जी थे, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। अगर मेरी मेहनत पसंद आ रही हो, प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। अगर आपको क्वेश्चन अच्छा लग रहा हो कि नहीं, क्वेश्चन का सीक्वेंस अच्छा है, लेवल अच्छा है, हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसे शेयर और सब्सक्राइब जरूर करवाइएगा, ठीक है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर स्थित अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर स्थित इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित देशों में से किसके निकटतम है? ऑप्शन नंबर ए बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर बी है मलेशिया, और ऑप्शन नंबर सी है इंडोनेशिया, और ऑप्शन नंबर डी है नेपाल। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? हमारा सही आंसर हो जाएगा मलेशिया। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ये फ्रेंड्स बिहार एसआई में पूछा जा चुका है, बिहार एसआई मेंस के पेपर में, ठीक है। इसलिए मैंने सोचा कि इन सब क्वेश्चन को कंपाइल किए हैं, ताकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी रखें, आपके एग्जाम में जो हूबहू आने की संभावना बने, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, हॉर्नबिल महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, और आप लोग काफ़ी इसको पढ़े भी होंगे, हमें ज़्यादा बताने की इसमें ज़रूरत नहीं, लेकिन थोड़ा सा रिव्यू दे देते हैं। तो हॉर्नबिल महोत्सव एक हॉर्नबिल पक्षी के नाम पे मनाया जाता है, और ये किस राज्य में मनाया जाता है फ्रेंड्स? नागालैंड में मनाया जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें फ्रेंड्स, इसमें देखा जाए तो पश्चिम बंगाल में कुछ देख लेते हैं कौन कौन से फेमस जो फेस्टिवल मनाए जाते हैं। जैसे दुर्गा पूजा हुआ, यहाँ आप देखेंगे पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा मनाया जाता है, जबकि सिक्किम में जो है सागा महोत्सव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिक्किम में मनाया जाता है, और बिहार में छठ पूजा मनाया जाता है। बीपीएससी में हाल ही में पूछा था कि बिहार में छठ पूजा मनाया जाता है, उसमें किस भगवान की उपासना की जाती है? तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और काफ़ी अच्छा भी क्वेश्चन है, तो उसमें याद रखिएगा भगवान सूर्य की उपासना की जाती है। किसकी? भगवान सूर्य की उपासना की जाती है, ठीक है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, महाराष्ट्र के पोला त्यौहार में किस जानवर की पूजा की जाती है? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है सिंह की पूजा की जाती है, ऑप्शन नंबर बी है वृषभ की पूजा की जाती है, ऑप्शन नंबर सी है हाथी की पूजा की जाती है, ऑप्शन नंबर डी है सांप की पूजा की जाती है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? वृषभ। महाराष्ट्र में जो पोला त्यौहार मनाया जाता है, पोला त्यौहार आप जान चुके होंगे कहाँ मनाया जाता है, महाराष्ट्र में मनाया जाता है। तो इसमें जानवर की पूजा की जाती है, तो किस जानवर की पूजा की जाती है? तो वृषभ यानी बैल हो जाएगा, ठीक है। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? बैल हो जाएगा। और ये जो पोला त्यौहार है फ्रेंड्स, महाराष्ट्र के अलावा और 2 राज्यों में मनाया जाता है, एमपी हुआ यानी मध्य प्रदेश हुआ, और छत्तीसगढ़ में भी मनाया जाता है। उम्मीद करते हैं आपको एक क्लियर हो गया होगा। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 16 की, भारत का मूल रूप संविधान
किसके द्वारा हाथ से लिखा गया। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों को अभी इसमें कन्फ्यूजन होगा कि हिंदी में कौन लिखा था पहले, इंग्लिश में कौन लिखा था पहले, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए की बात करें तो रफ़ी अहमद किदवई साहब थे। कि ऑप्शन नंबर बी की बात करें कैलाश नाथ काटजू थे। ऑप्शन नंबर सी है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा थे। और ऑप्शन नंबर डी है कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी थे। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। कौन? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। इन्होंने भारत का जो मूल संविधान है, जो मूल प्रति है, इन्होंने अपने हाथों से लिखा था। और किस लैंग्वेज में लिखा था? इंग्लिश में लिखा था। और फ्रेंड्स अगर पूछा जाए सबसे पहले हिंदी में मूल रूप संविधान को कौन लिखा था, मूल प्रति जो थी, तो आप याद रखिएगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बसंत वैद और नंदलाल जी थे जिन्होंने हिंदी में लिखा था, जबकि प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जो थे ये फ्रेंड्स इंग्लिश में मूल प्रति संविधान का पहले लिखे थे, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, क्लियर हो गया होगा। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, निम्नलिखित में से नृत्य का कौन सा प्रकार असम से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए नौटंकी, ऑप्शन नंबर बी है कथकली, और ऑप्शन नंबर सी है बिहू, और ऑप्शन नंबर डी है गरबा। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। आप लोग भी जानते होंगे बिहू जो है असम का नृत्य है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर हम बात करें फ्रेंड्स नौटंकी कहाँ की है? अगर नौटंकी की बात कर लेते हैं तो आप लोग भी जानते होंगे उत्तर प्रदेश से आप बिलोंग करते हैं और उत्तर प्रदेश एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको पता होनी चाहिए। कथक हुआ, नौटंकी हुआ, ये कहाँ के हैं? ये उत्तर प्रदेश के हैं, ठीक है। अगर हम बात करें कथकली कहाँ का बच्चा मेरे? तो कथकली ये हो जाएगा आपका केरल का, और गरबा हो जाएगा आपका गुजरात का। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें असम का एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और कौन सा? शास्त्रीय नृत्य भी असम का ही है, इसको आप याद रखिएगा। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 18 की, मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी, जो वर्तमान में किसके नाम से जाना जाता है? ये बहुत जानदार क्वेश्चन है और काफ़ी बार पूछा जा चुका है प्रीवियस एग्जामों में। तो जो मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी, इसको आप लोग भी जानते होंगे। और पूछा था मगध का जो वास्तविक नाम, आपकी जो न्यू नाम है वो क्या है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर बी है पंजाब, ऑप्शन नंबर सी है बिहार, और ऑप्शन नंबर डी है आंध्र प्रदेश। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? तो ऑप्शन नंबर मेरा सी सही हो जाएगा, और बिहार, ठीक है। और बिहार में वो भी किस ज़िले को जाना जाता है? तो लगभग याद जान लीजिए, गया और पटना दोनों मिक्स कर देंगे तो आपका मगध तैयार हो गया था, ठीक है। तो बिहार हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत निम्नलिखित में से किस संगठन का सदस्य नहीं है? इसमें आप लोगों को काफ़ी कन्फ्यूजन होगा, इसलिए मैंने क्वेश्चन को बनाने की कोशिश किया हूँ। तो ऑप्शन नंबर ए है, आप देख सकते हैं दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन यानी आसियान का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आसियान। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राष्ट्रमंडल, और ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा G20, और ऑप्शन नंबर डी है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी सार्क। यानी हमारा क्या हो जाएगा? ये सार्क। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर ए जो है, जो भारत जो है ना आसियान का सदस्य नहीं है, इसको आप याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आसियान, अगर आसियान की बात कर लेते हैं, आसियान का फुल फॉर्म जैसे हमने बता दिया, और उसके बाद आप आसियान का हेडक्वार्टर की बात कर लेते हैं, जकार्ता है। जकार्ता कहाँ पड़ता है फ्रेंड्स? तो ये इंडोनेशिया में पड़ता है, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। अगर हम बात करें आसियान की स्थापना की, तो 1967 में आसियान की स्थापना हुई थी, इसको आप याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात कर लें यही राष्ट्रमंडल की बात कर लेते हैं, तो जैसे राष्ट्रमंडल की अगर हम बात कर लें यहीं, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1931 में हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? लंदन है, ठीक है। अगर G20 की बात कर लेते हैं, G20 जो है 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। और जबकि सार्क की बात कर लें, सार्क की, तो ये फ्रेंड्स आप लोग भी जानते होंगे, ये जो हुआ था 8 दिसंबर 1985 में हुआ था। कब हुआ था सार्क का स्थापना? तो 8 दिसंबर 1985, और ढाका में हुआ था। और जबकि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? काठमांडू, इसको आप याद रखिए, काठमांडू यानी नेपाल। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा अंग अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त बिंबाणु को हटाने में सक्षम है? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा अंग अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त बिंबाणु को हटाने में सक्षम है? ऑप्शन नंबर ए ऑटोग्रंथि, ऑप्शन नंबर बी अग्नाशय, ऑप्शन नंबर सी तिल्ली, और ऑप्शन नंबर डी है अस्थिमज्जा। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? कौन सा हो जाएगा हमारा? तिल्ली, सॉरी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तिल्ली हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तिल्ली को और किस नाम से जाना जाता है? तिल्ली यानी प्लीहा,
जिसे प्लीहा भी कहते हैं और इसे स्प्लीन भी कहा जाता है, ठीक है। और इसे आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है, इसको आप याद रखिएगा। तो बिम्बाणु को क्षतिग्रस्त बिम्बाणु को कौन हटाता है? हटाने से सक्षम तिल्ली यानी स्प्लीन यानी प्लीहा जिसे कहा जाता है। और ये फ्रेंड्स आरबीसी को हटाने में आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। उम्मीद करते हैं आपको ये क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 21 हमारा क्या कहता है? मिश्र धातु गुलाब सोने में सोने के अलावा गुलाब सोने में रोज गोल्ड जिसे बोला जाता है, तो मिश्र धातु रोज गोल्ड में सोने के अलावा अन्य कौन सा धातु शामिल होता है? जो मिश्र धातु है गुलाब और सोना का, उसमें सोने के अलावा और कौन सा धातु शामिल होता है, वो हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए है प्लेटिनम, ऑप्शन नंबर बी है चांदी, और ऑप्शन नंबर सी है क्रोमियम, और ऑप्शन नंबर डी है तांबा। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? क्रोमियम, डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा तांबा, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं, शक्ति की भौतिक मात्रा की बीमा क्या है? शक्ति की भौतिक मात्रा की बीमा क्या है? ऑप्शन नंबर देखिए, अगर हम शक्ति की बात करें तो शक्ति की भौतिक बीमा की अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। एम की पावर 1, एम की पावर 1, एल की पावर 2 और टी की पावर -3। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये रेडियो ऑपरेटर के लिए भी एग्जाम पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे एग्जाम में टपकेगा ही टपकेगा क्वेश्चन, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए गोरखपुर, ऑप्शन नंबर बी है हस्तिनापुर, और ऑप्शन नंबर सी है हमारा कौन सा? आजमगढ़, और ऑप्शन नंबर डी है मऊ। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? गोरखपुर। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, गोरखपुर में स्थित है मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। और ये फ्रेंड्स कब इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1962 में इसकी स्थापना हुई थी, इसको आप याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 24 की बात कर लेते हैं। माघ मेला के दिन, माघ मेला किस दिन शुरू होता है? माघ मेला किस दिन शुरू होता है? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर है मकर संक्रांति, ऑप्शन नंबर बी बसंत पंचमी, और ऑप्शन नंबर सी महाशिवरात्रि, और ऑप्शन नंबर डी है अक्षय तृतीया। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? मकर संक्रांति। आप लोगों को पता होगा कि ये प्रयागराज संगम में लगता है माघ मेला, और फ्रेंड्स आप इसके बारे में अच्छी तरीके से जानते होंगे। जो है कि प्रयागराज जनवरी यानी माघ मेला में माघ उसे कहा जाता है, तो प्रयागराज में लगता है मकर संक्रांति, बस इतना समझिए आप, ठीक है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है कि कवि संत कबीर का जन्म और पालन पोषण किस शहर में हुआ था? यानी जो संत कबीर हैं उनका जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है कानपुर, ऑप्शन नंबर बी है मथुरा, ऑप्शन नंबर सी है वाराणसी, और ऑप्शन नंबर डी है अयोध्या। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? वाराणसी। तो वाराणसी में इनका जन्म हुआ था। जो संत कबीर थे उनका जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में हुआ था। और कब हुआ था इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ये 1398 में इसको आप याद रखिएगा, इनका जन्म हुआ था। और जबकि हम बात करें मृत्यु कब हुई थी, तो मृत्यु याद रखिएगा आप कब हुआ था? 1518। मृत्यु संत कबीरदास का जो है मृत्यु कब हुआ था? ये 1518 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? मगहर को अब संत कबीर नगर के नाम से जाना जाता है, इसको आप याद रखिएगा, वहीं इनकी मृत्यु हो गई थी। और ये किस जाति से बिलोंग करते थे, किस समुदाय से बिलोंग करते थे? जुलाहा समुदाय से, इसको आप याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें, लखनऊ घराने की नींव उस्ताद किसके द्वारा रखी गई? तो ऑप्शन नंबर ए है बड़े गुलाम अली खां, ऑप्शन नंबर बी है बख्शू खान, और ऑप्शन नंबर सी है बिस्मिल्लाह खान, और ऑप्शन नंबर डी है अजमत खान अली। तो ठीक है, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? बख्शू खान जो है फ्रेंड्स ये लखनऊ घरानों की नींव रखे थे, और ये तबला वादक थे। इनके साथ एक लोग और थे, बख्शू खान जी के साथ एक मोदू खान थे जो तबला वादक थे। इन्होंने ही लखनऊ घराने की नींव रखी थी, ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। अगर हम क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है,
क्वेश्चन नंबर 27 की हम बात करते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है? ऑप्शन नंबर ए बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर बी है बैंक ऑफ बड़ौदा, ऑप्शन नंबर सी है इलाहाबाद बैंक और ऑप्शन नंबर डी है यूको बैंक। तो पहले मैं बता देता हूँ इन बैंकों की स्थापना कब हुई थी। आप खुद समझ जाएंगे कि सबसे पुराना बैंक का मतलब कौन सा है, ठीक है। अगर हम बात करें फ्रेंड्स इलाहाबाद बैंक की, तो इलाहाबाद बैंक का जो है 1865 में स्थापना हुआ था। इसको आप याद रखिए इलाहाबाद बैंक का। और जबकि हम बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो बैंक ऑफ इंडिया 1906 में इस्टेब्लिश हुआ था। कब हुआ था? 1906, ठीक है। और जबकि यहाँ आप देखें यूको बैंक कब इस्टेब्लिश हुआ था? तो ये 1943 में इस्टेब्लिश हुआ था। इसको आप याद रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। और जबकि बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो 1908 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। 1908 में इसकी स्थापना हुई थी। अगर तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही हो जाएगा इलाहाबाद बैंक जिसकी स्थापना 1865 में हुई, भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्वेश्चन जो क्लियर हो चुका होगा। अगर हम क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें, वैदिक सभ्यता डैश किस नदी के तट पर विकसित हुई? जो वैदिक सभ्यता डेवलप हुई है वो किस नदी के किनारे हुई है, ये क्वेश्चन पूछा है ना। ऑप्शन नंबर है गोदावरी, ऑप्शन नंबर बी है कावेरी, ऑप्शन नंबर सी है कृष्णा और ऑप्शन नंबर डी है सरस्वती। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सरस्वती नदी के किनारे वैदिक सभ्यता का विकास हुआ है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें, नवंबर 2018 में, तो ये देखिए स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, इसको आप करंट में समझिएगा। नवंबर 2018 में किस भारतीय राज्य की विधानसभा भंग कर दी गई थी? ऑप्शन नंबर ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर सी है उत्तराखंड और ऑप्शन नंबर डी है पंजाब। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? जम्मू कश्मीर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें, महाधमनी, क्वेश्चन नंबर 30 क्या है फ्रेंड्स? महाधमनी डैश के सिरे पर शुरू होता है। महाधमनी किसके सिरे पर शुरू होता है? ऑप्शन नंबर ए है दाहिना निलय, ऑप्शन नंबर बी है बायां निलय और ऑप्शन नंबर सी है दाहिना अलिंद और ऑप्शन नंबर डी है बायां अलिंद। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? बायां अलिंद। इसको आप याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर हो जाएगा। अगर हम महाधमनी की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो महाधमनी में आप देखेंगे जैसे महाधमनी का कार्य क्या होता है, जो ऑक्सीकृत जो है ऑक्सीफाइड जो ब्लड होता है, प्योर ब्लड को ऑक्सीफाइड करता है, वो महाधमनी में प्रवाहित होता है, ठीक है। तो आप छोटा सा एक तरीके समझ सकते हैं, ऑक्सीकृत यानी ऑक्सीजन से युक्त शुद्ध रक्त को महाधमनी ले जाती है अपने में, बाहर मतलब उसमें प्रवाह होती है महाधमनी में। इसको आप याद रखिएगा, शुद्ध रक्त, ठीक है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें, किसको छोड़कर निम्नलिखित सभी संघनन बहुलक हैं? किसको छोड़कर निम्नलिखित में से सभी संघनन बहुलक हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है पॉलीएस्टर, ऑप्शन नंबर बी है प्रोपोलिन और ऑप्शन नंबर सी है पॉलीएमाइड और ऑप्शन नंबर डी है पॉलीकार्बोनेट। तो फ्रेंड्स हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी पॉलीप्रोपोलिन को छोड़कर सभी जो हैं संघनन बहुलक के उदाहरण है। इसको आप याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 32 जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकाव्य रामायण में भगवान श्री राम अयोध्या के शासक थे, जो किसकी राजधानी थी? तो सीधा सा सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि अयोध्या की राजधानी क्या है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हस्तिनापुर, ऑप्शन नंबर बी है कुरु और ऑप्शन नंबर डी है कलिंग और ऑप्शन नंबर डी है कौशल। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगर फ्रेंड्स हम क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है? भारतीय मुक्केबाज MC मैरी कॉम द्वारा लिखित आत्मकथा का शीर्षक क्या है? ऑप्शन नंबर ए है प्लेइंग टू विन, ऑप्शन नंबर बी है अनब्रेकेबल और ऑप्शन नंबर सी है नो होल्डिंग बैक और ऑप्शन नंबर डी है इम्परफेक्ट। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? हमारा सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अनब्रेकेबल। किसकी आत्मकथा है? मैरी कॉम की, MC मैरी कॉम की। इसको आप याद रखिएगा। और प्लेइंग टू विन का किसका आत्मकथा है? तो ये साइना नेहवाल का। इसको आप याद रखिएगा। प्लेइंग टू विन किसकी आत्मकथा है? तो साइना नेहवाल की, ठीक है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है? चित्रकूट जलप्रपात है भारत के किस राज्य में स्थित है?
तो ऑप्शन नंबर ए है झारखंड, ऑप्शन नंबर बी है उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर सी है छत्तीसगढ़ और ऑप्शन नंबर डी है मेघालय। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़। इसको आप याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ में, जैसे ये इंद्रावती नदी पे, इसको आप याद रखिएगा, जो चित्रकूट जलप्रपात है छत्तीसगढ़ में स्थित है और ये इंद्रावती नदी पे, इसको आप याद रखिएगा। अगर हम बात करें उत्तराखंड की, उत्तराखंड का एक फेमस बात है, आप लोग भी जानते होंगे, टिहरी बांध, और इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा टिहरी बांध को और अन्य नाम से अब किस नाम से जाना जा रहा है। ठीक है, इसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। अगर हम क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है, ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीपीय राज्य का नाम बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए है कैप्री, ऑप्शन नंबर बी है इबिसा और ऑप्शन नंबर सी है टैजेमेनिया और ऑप्शन नंबर डी है रोइस। फ्रेंड्स मेरा सही आंसर क्या हो जाएगा, टैजेमेनिया। फ्रेंड्स आपको पता होगा ये भूमध्य सागर में स्थित है, जो जल चारों तरफ से जल से घिरा है, ऑस्ट्रेलिया का एकमात्र द्वीपीय राज्य है, इसको आप याद रखिएगा। अगर हम क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है, हाल ही में एयर इंडिया का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है। ऑप्शन नंबर ए अमृत कोहली, ऑप्शन नंबर बी है एन चंद्रशेखर और ऑप्शन नंबर सी है रोहित राजशेखर और ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, एन चंद्रशेखर। ठीक है, अगर हम बात करें फ्रेंड्स एयर इंडिया के बारे में बात कर लेते हैं। एयर इंडिया की स्थापना कब हुई थी, 1932 में हुई थी, इसको आप याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 1932 में। ठीक है, और बात करें इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में है, और इसके किस ग्रुप ने खरीदा है, तो टाटा ग्रुप ने खरीदा है। हम बात करें फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 37 का, क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है, हाल ही में किसे फरवरी माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। ऑप्शन नंबर ए श्रेयस अय्यर, ऑप्शन नंबर बी है अमेलिया केयर, ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त में से दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इन ऑप्शन नंबर सी, जो श्रेयस अय्यर हैं और अमेलिया केयर दोनों को फरवरी माह का प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा कि जो है अप्रैल मंथ का प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है। तो अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स, क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 38 क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। ऑप्शन नंबर ए पीयूष गोयल, ऑप्शन नंबर बी है भूपेंद्र यादव और ऑप्शन नंबर सी है राजनाथ सिंह और ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव फ्रेंड्स मंत्री, आप लोगों को पता होगा, श्रम रोजगार और पर्यावरण मंत्री कौन है हमारा, तो ये भूपेंद्र यादव हैं। ठीक है, अगर हम बात करें विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार की, तो ये फ्रेंड्स कब शुरू हुआ था, 1965 में शुरू हुआ था, इसको आप याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो विश्वकर्मा पुरस्कार है, यह जो है श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। ठीक है, तो ये हमारे थे टॉप 38 क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं आप लोगों को बहुत पसंद आए होंगे। अगर क्वेश्चन का लेवल अच्छा लग रहा हो और ये मेरा पहला प्रैक्टिस सेट था, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि हमारा जो लेवल है वो सही है कि गलत है, आप लोग के एग्ज़ाम के प्रेफरेंस में सही होगा। ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा और ये भी लिख के बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। फ्रेंड्स अगर इसका पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, तो यूनिक रीडर टेलीग्राम आप सर्च करेंगे, वहाँ आ जाएगा। ठीक है, यूनिक टेलीग्राम पे आप यूनिक रीडर सर्च करेंगे तब भी आ जाएगा और वहाँ आपको फ्री पीडीएफ उपलब्ध करा दी जाएगी। तो जय हिंद, जय भारत।